नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं धीरज कुमार, और आप अपना कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं आज फिर आपके समक्ष एक सेट प्रैक्टिस लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। So let's start. First question is, dear student, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. ये आपको जो लाइन दिया हुआ है यहां से लेकर के यहां तक, इसको 4 भाग में तोड़ा गया है। पहला है कॉफी अनन, यहां पर है कॉफी अनन। सेकेंड है प्रीसीडेड बिफोर। थर्ड है बान की मून एज। और 4 है द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। आप लोग यूएन के बारे में तो जानते होंगे। यूएन यूनाइटेड नेशन होता है, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गठन किया गया था। कह रहा है कि कॉफी अनन प्रीसीडेड। प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है? पहले से होना। प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है? पहले से होना, मैंने कोई काम पहले कर लिया होना। तो बोल रहा है कि कॉफी अनन प्रीसीडेड, वो पहले रह चुके थे बिफोर बान की मून एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। बान की मून जब सेक्रेटरी जनरल बने यूएन के, उनसे पहले कॉफी अनन जो थे वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके थे। प्यारे बच्चों, एक बहुत शानदार चीज याद रखना कि जब सेंटेंस में बिफोर लगा हुआ है, क्या है? बिफोर लगा है, तो उसके पहले का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये पास्ट परफेक्ट में आप पढ़े होंगे कभी ना कभी, तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना। तो यहां पर है कॉफी अनन, प्रेसिडेंट के बीच में यहां पर हेड लगना जरूरी है। तो हेड तो यहां पर छूट गया है, यानी कि कौन सा एरर है प्यारे बच्चों? प्रेसिडेंट बिफोर। यहां पर प्रेसिडेंट केवल नहीं आएगा, इसके पहले हेड भी आएगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो कौन होगा? 4 नंबर होगा। यानी एरर किसमें है? इसमें है। इसमें आप छोटा सा चीज जाने इवेंट के बारे में, उसके अलावा आपने जाना कि बिफोर के पहले का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक छोटा सा चीज नॉलेज और देना चाहते हैं। यदि सेंटेंस में एगो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? एगो लगा है। तो एगो लगा है तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यदि वही बिफोर लगा हुआ है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं कुछ नया आप सीखे होंगे। अगला सेंटेंस, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। कौन इसमें वर्ड गलत है? तो देखो बीट, बीट, बीटेन, ये बीट का वर्ब 3 है। ये जो वर्ड है बीट, बीट, बीटेन, ये बीट का ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो बीटेन का तो स्पेलिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है स्टोलन। स्टील का मतलब होता है चुराना। स्टील का वर्ब 2 होता है स्टोल, और वर्ब 3 क्या होता है? स्टोलन होता है। ये वर्ब 3 हुआ, ये V2 हुआ और ये V1 हुआ, तो यह भी कोई दिक्कत नहीं, अभी सही है। रिटेन, ये राइट का वर्ब 3 होता है राइट, इसका वर्ब 2 होता है रोड और इसका वर्ब 3 होता है रिटेन। तो रिटेन में देख रहे हो यहाँ पर डबल टी आ रहा है और यहाँ पर सिंगल टी है, यानी कि यही हमारा मिस स्पेल्ड वर्ड है, यही गलती लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। और अगला 10, तो ईट का ईट, एट, ईटेन, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो ईटेन यहाँ पर ईट का वर्ब 3, ये भी सही है, यानी कि स्पेलिंग में जो गलती है वो हमारा रिटेन में है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीकी वारिस जंबल वाला, जिसमें आपको एक
सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस होगा उसमें आपको लगाना है। तो पहले है थोड़ा सा अच्छे से शांति मन से इसके अर्थ को समझते हैं कि द इंडियन सिविल सर्विस ग्रेजुअली डेवलप्ड, जो भारतीय सिविल व्यवस्था था, सिविल आज भी बहुत बच्चे सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं, धीरे धीरे डेवलप हुआ था इनटू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिविल सर्विस। ये जो सिविल सर्विस धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्या हो गया था, पावरफुल हो गया था, ग्रेजुअली धीरे धीरे। अब उसके बाद हमारे पास ये 4 सेंटेंस है। ये 4 सेंटेंस कैसे इनको यूटिलाइज किया जाए कि एक के बाद एक अच्छे सीक्वेंस में आ जाए, इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है कि कौन होगा पहले, कौन होगा पहले। अरेंजमेंट करते हैं, आइए। तो यहां तक तो था कि इंडियन सिविल सर्विस जो था वो धीरे धीरे किसमें डेवलप हो गया, मोस्ट पावरफुल सिविल सर्विस में डेवलप हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब वो सर्विसेज है, यहाँ पर सेंटेंस में हमें कॉलन लगा हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट इंडिपेंडेंस कॉमा इंटीग्रिटी नहीं आएगा, आप इतना तो समझदार हो। और यहाँ सेंटेंस का जब कॉलम लगा हुआ है तो उसके बाद एंड डायरेक्ट लगेगा भी नहीं, ये भी संभव नहीं है, एंड डायरेक्ट लगेगा भी नहीं। तो हमारा क्लियरली है कि सेंटेंस हमारा शुरू होगा किससे, एस से, यानी कि किससे होगा कि द मोस्ट पावरफुल सिविल सर्विसेज। उसके बाद इट्स मेंबर, किसके मेंबर, सिविल सर्विसेज के मेंबर, किसके मेंबर, सिविल सर्विसेज के मेंबर। इट्स मेंबर्स एक्सरसाइज्ड वास्ट पावर। ये कैसे मजबूत हुआ, सबसे तो पहले इसके जो सदस्य थे इनको क्या, बहुत ज्यादा पावर ये अपने पास रखने लगे। उसके बाद क्या होगा, एंड ऑफन पार्टिसिपेटेड इन द मेकिंग ऑफ द पॉलिसी। और एक और यहाँ पर है पॉसिबिलिटी कि एंड डेवलप्ड अ सर्टेन ट्रेडिशन। तो खुद सोचो कि इट्स मेंबर एक्सरसाइज वास्ट पावर एंड डेवलप्ड अ सर्टेन ट्रेडिशन। डायरेक्ट वास्ट पावर मिला और बदल सकते हैं कि पहले कहां पर जाएंगे, पहले पॉलिसी ऑफ मेकिंग ऑफ पॉलिसी के पास पहुंचेंगे कि पहले पॉलिसी में कैसे चेंजेस लाए, उसमें भाग लिए, और उसमें भाग लेने के बाद ना कुछ रूल को चेंज कर सकते हैं। तो वास्ट पावर के बाद ये होगा एंड ऑफन पार्टिसिपेटेड, और अक्सर भाग लिया करते थे इन मेकिंग ऑफ पॉलिसी, पॉलिसीज बनाने में। एंड और उसके बाद और डेवलप्ड अ सर्टेन ट्रेडिशन, तब उन लोगों ने एक खास व्यवस्था को तैयार किया, ट्रेडिशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड हार्ड वर्क। और किस प्रकार के ट्रेडिशन को उन्होंने तैयार किया, इंडिपेंडेंस को, इंटीग्रिटी को और हार्ड वर्क को तैयार किया। तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, एस। एस के बाद क्या आ गया, क्यू आ गया, वेरी सॉरी, एस, एस के बाद क्यू, उसके बाद आर और उसके बाद पी। अब ये देख लेना है हमको कि कौन सा ऑप्शन में, तो एस क्यू आर पी हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है। प्यारे बच्चों एकदम क्लियर है, फर्स्ट पी से तो शुरू हो नहीं सकता, एंड से, दोनों से सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट बैठ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर कॉलन लग गया है। यदि यहाँ पर ऐसा कुछ होता तब ना कि उसको कनेक्ट कर रहा है तब एंड की आवश्यकता होती, तो कनेक्टर्स की तो यहाँ आवश्यकता थी नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ से। चलिए सही, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो कि बहुत 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 आसान है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ये हमारा सेल्डम है। सेल्डम का मतलब होता है क्या, सेल्डम का मतलब कभी कभार, कभी कभार, हमेशा नहीं, है ना। जैसे कि एक बहुत अच्छा लाइन है, आप सब याद रखिएगा और अपने जीवन में इसको उतारिएगा कि बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं। यानी कि जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लाइन है, तो इसका भी यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि कभी कभार होता है। अब इसका हमें क्या लिखना है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, इसका अपोजिट हमें लिखना है। तो सेल्डम मतलब कभी कभार, और रेयरली का भी मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग होता है, कभी कभार ही होता है। डेली का तो रोज हो गया। ऑफन मतलब अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर होता है। और नेवर का मतलब कभी नहीं। तो यहाँ पर हमें इसका अपोजिट चुनना है, कभी कभार का बार बार, अक्सर। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑफन होगा, सी नंबर होगा। बहुत इजी सवाल था। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला फिर से हमारा जंबल सेंटेंस आ गया, फोर जंबल सेंटेंस। अब हमको इसको सही जगह से इसको ऑर्डर में रखना है, करेक्ट ऑर्डर में रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। दैट फुल पिक्चर ऑफ कल्चर ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस स्पेशली हियर इन इंग्लैंड। ये सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो क्या ये फील आ रहा है कि सेंटेंस यहीं से शुरू होगा, और सेंटेंस में दैट से शुरू हुआ है, तो ये फील नहीं आ रहा है। ऑल द हिस्टोरिकल साइट्स बट द नाइट लाइफ आर व्हाट यू गिव। देखो यहां तो लगा बच्चों को पढ़ने में कि ऑल द हिस्टोरिकल साइट से शुरू हो सकता है, लेकिन जैसे ही ऑल द हिस्टोरिकल साइट्स तक हम पढ़े उसके बाद डायरेक्ट बट आ गया, यानी कि इससे पहले इसके बारे में बात की गई है पहले, तभी डायरेक्ट बोला गया कि सभी के सभी जो ऐतिहासिककार जो मैंने हिस्टोरिकल साइट्स हैं, ऐतिहासिक जगह है, बट द लाइफ आर व्हाट गिव यू, नाइट लाइफ आर व्हाट गिव यू, रात्रि का जो सीन है वो आपको कुछ और ही बताता है। यानी क्लियर सेंटेंस नहीं हो रहा कि यहां से सेंटेंस शुरू होगा। अब आइए, सो आई फील लाइक व्हेन यू डिस्कवरिंग अ न्यू सिटी। देखो मैं अक्सर बताता हूं कि सेंटेंस में जब सो और देयरफॉर लगे ना तो ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस का लास्ट में होता है, लेकिन आइए देखते हैं। सो आई फील, इसलिए मैं फील करता हूं व्हेन यू आर डिस्कवरिंग अ न्यू सिटी, जब आप एक नए शहर को ढूंढते हो। द डे टाइम is one thing exploring the town and seeing। जब आप चारों सेंटेंस में पढ़ते हो तो क्लियरली ये पता चलता है कि सेंटेंस यदि हम शुरू करना चाहते हैं तो हम सी से शुरू कर सकते हैं। सो आई फील लाइक व्हेन यू आर डिस्कवरिंग अ न्यू सिटी, मुझे ऐसा फील होता है कि जब आप एक नए शहर को डिस्कवर करते हो, जब आप एक नए शहर को डिस्कवर कर रहे हो तो क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। डी के बाद हमको क्या लगता है, सी, और सी के बाद अगला हमारा क्या हो जाएगा, द डे टाइम इज वन थिंग एक्सप्लोरिंग द टाउन एंड सीइंग। जब आप एक नए शहर को ढूंढ रहे हो तो जो उसका सुबह का मैंने डे टाइम जो होता है वो एक्सप्लोर करते हैं, हम उसके एकाध चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, उसके शहर के बारे में, और उसको देखते हैं। ऑल द हिस्टोरिकल साइट्स बट द नाइट लाइफ आर व्हाट गिव यू दैट फुल पिक्चर ऑफ द कल्चर। तो यहाँ पर पहले डे टाइम की बात की गई है और फिर नाइट लाइफ की बात की गई है। तो सी के बाद क्या हो सकता है, डी होगा, और डी के बाद कौन हो सकता है, बी होगा, और उसके बाद कौन बच गया, ए हो गया। तो सबसे पहले हमारा सी होगा, फिर डी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। ये हमारा ऑप्शन सी में आ रहा है। इसमें यही बस बात किया जा रहा है कि जब आप एक नए शहर को ढूंढ रहे हो तो उसके डे टाइम को देखते हो, उसमें एक्सप्लोर करते हो, उसके शहर को ढूंढते हो, फिर जो नाइट लाइफ जो उसका होता है उससे उसके कल्चर का, किसी खास जगह के कल्चर का पता चलता है। खासतौर पर यहाँ पर इंग्लैंड का नाम लिया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन था वाज डैश सो दैट नो वन न्यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड। इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया गया, इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया जाएगा कि सब लोग उसके बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे, यानी कि उस पर रोक लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा, रोक लगाना। तो रोक लगाना का क्या होता है, सेंसर होता है, CENSORED। अक्सर आप देखते होंगे कि फिल्म पर सेंसर लगता है, सॉन्ग पर सेंसर लगता है, पोएम पर सेंसर लगता है, यानी कि उस पर सरकारें जो होती हैं वो क्या लगा देती हैं, सेंसर लगा देती हैं, ताकि सरकार के खिलाफ या फिर रिलीजन के खिलाफ या समाज के खिलाफ आप कोई फिल्म नहीं बना सके, आप कोई सॉन्ग नहीं गा सके, आप कोई पोएम नहीं लिख सके। तो सेंसर का मतलब यहाँ पर रुकावट लगाना। तो यहीं पर होगा कि द इंफॉर्मेशन वाज सेंसर्ड, इंफॉर्मेशन को रोक दिया गया था ताकि नो वन न्यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड, ताकि कोई नहीं यह जान पाए कि आखिरकार हुआ क्या। और ये सेंसर का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो CNSORED, सेंसर मतलब रोक लगाना हो गया। ये सेंसर का मतलब होता है निंदा करना। जैसे आप सुनते होंगे कि जब देश में कोई घटना होती है तो सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, सरकार के जो स्पोक पर्सन होते हैं, या फिर डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, या फिर कोई भी मिनिस्टर होता है, तो क्या बोलता है कि मैं इस बात का कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, मतलब उसको मैं रिजेक्ट करता हूँ, ये सही काम नहीं हुआ है। तो वहां पर निंदा करना का सेंसर हो जाएगा। इसका तो साइनोनिम कंडेम भी होता है, CONDEMN, कंडेम होता है। और ये कोई वर्ड नहीं होता है, इसको हटा दिया जाए। और ये इंश्योर्ड का मतलब होता है सुनिश्चित करना। क्या होता है प्यारे बच्चों, सुनिश्चित करना।
सुनिश्चित करना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा होगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मर्यादा में रहते हुए। उम्मीद करते हैं कि आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है प्यारे बच्चों, और आपको ये सभी सवाल बहुत अच्छे लग रहे हैं बनाने में। आप जब भी सवाल को देंगे तो प्रयास करेंगे पहले हम बनाएं, उसके बाद मेरे क्वेश्चंस को और मेरे एक्सप्लेनेशन को आप देखें तो ज्यादा आपको फायदा होगा। पहले आप खुद से बना लें, जैसे ही आपके समक्ष क्वेश्चन है आप उस वीडियो को पॉज करें, उसको पहले अपने आप से बनाएं और उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को देखें, आपको और बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब आइए आते हैं एक्टिव वॉइस से। अब हमें पैसिव वॉइस में नहीं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस। इस सेंटेंस में हमें एक्टिव वॉइस में सेंटेंस इसका क्या होगा वो ढूंढना है। ये पहले से पैसिव वॉइस में बना हुआ है, सेंटेंस पहले से पैसिव वॉइस में बना हुआ है। द फिजियो द साइकोपैथेटिक पेशेंट्स मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय रिलेटिव्स। जो साइको पेशेंट्स होते हैं उनको रिलेटिव्स के द्वारा अच्छे से देखभाल किया जाना चाहिए। यानी कि पैसिव वॉइस में है तो इसको एक्टिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा हमारा, रिलेटिव्स हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा रिलेटिव से शुरू होगा और उसके बाद इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन लगा है, मस्ट लगा है। तो रिलेटिव्स के बाद मस्ट लगना बहुत जरूरी है, और क्योंकि ये तो एक्टिव वॉइस में हम लोग को बदलना है तो उसमें बी की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर मस्ट तो लगा है लेकिन उसके ठीक बाद बी लगा हुआ है, यानी ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर रिलेटिव मस्ट, उसके बाद डायरेक्ट हैव आ गया है, तो हैव की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर तो हमारे पास बचा तो मस्ट। अब मस्ट के बाद आने वाला जो वर्ब होता है, कोई भी आपका मॉडल वर्ब आ गया प्यारे बच्चों, मॉडल वर्ब, और उसके ठीक बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। सो रिलेटिव्स मस्ट लुक आफ्टर द फिजियोपैथेटिक पेशेंट। ये हमारा आंसर जो होगा वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पर मस्ट के बाद लुक्ड का इस्तेमाल कर दिया गया है और ये मॉडल वर्ब के बाद वर्ब टू का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है वो गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन व्हिच मींस दैट द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। इसका मतलब जो है ना, इसमें वन वर्ड में आपको देना है। इसका मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग वरीड अबाउट और थिंकिंग अबाउट समथिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। हमेशा किसी चीज के बारे में सोचते रहना, हमेशा किसी चीज के बारे में एकदम ध्यान लगा के सोचते रहना। जैसे आप एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, कोई अपने सब्सक्राइबर्स के बारे में सोच रहा है, कोई अपने सफलता के बारे में सोच रहा है, तो किसी चीज के बारे में हमेशा चिंतित भी रहना और सोचते रहना, उसको बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन होते हैं। लगातार सोचते रहना किसी खास सब्जेक्ट पर, लगातार सोचते रहना। और इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंस है। खुशी में भी दुखी में भी चुपचाप है। एपैथी का भी मतलब यही होता है, उदासीन है, और उसको माने एक्साइटमेंट लेस, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्साइटमेंट लेस। इसके अंदर में एक्साइटमेंट की कमी है। और अनऑक्यूपाइड का मतलब वह एरिया जहां पर कोई लोग नहीं रहता है। द एरिया वो जगह वेयर नो पीपल लिव, वो एरिया जहां पर लोग नहीं रहते हो उसको अनऑक्यूपाइड एरिया बोला जाता है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब आइए इसमें हमको भरना है, यू डैश मोर केयरफुल इन द फ्यूचर। तुम्हें भविष्य में ज्यादा केयरफुल रहना यानी आपको क्यों कोई क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, सलाह दे रहा है। तो जब आप किसी को सलाह देते हो तो किसका इस्तेमाल करते हो भाई, शुड का इस्तेमाल सजेशन के लिए किया जाता है। और यदि पास्ट कंटिन्यूअस होता तभी ये होता, ये जब पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते तो होता, और ये जब कैन लगा रहता और पैसिव वॉइस बनाते तब यहाँ पर होता। तो यहाँ पर शुड भी होगा, सजेशन को शो करने के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है।
आइए आगे बढ़ते हैं। फील द पिंच, ये एक इडियम है और आपको पता करना है फील द पिंच का मतलब क्या। फील अपने आप में अंदर में आपको पिंच फील हुआ, यानी कि आपको याद रखना होगा हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ ऑल सडन, पैसे की कमी होना, पैसे की कमी होना। फील द पिंच का मतलब पैसे की कमी होना। हमारा आंसर थर्ड होगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट शैल वी। देखो प्यारे बच्चों, लेट्स का मतलब होता है लेट अस गो आउट फॉर डिनर टुनाइट। तो लेट अस, तो आपको तो पता है ना कि यहां पर ये क्वेश्चन टैग है ना। और क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, तो क्वेश्चन टैग बनाते हैं इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा। चलो आज की रात जो है ना हम लोग डिनर करते हैं, लेट्स गो आउट, बाहर में आज डिनर करते हैं। तो क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कंफर्म करना, और जब कभी भी सेंटेंस में लेट लगा हुआ रहता है तो उसका फिक्स होता है क्वेश्चन टैग। क्या फिक्स होता है, उसका क्वेश्चन टैग शैल वी होता है। लेट्स का मतलब ही होता है लेट अस, और अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है प्यारे बच्चों, वी होता है। और क्वेश्चन टैग में हम लोगों को यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिखना होता है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। डोंट साउट, हल्ला मत करो, इसका आपको क्वेश्चन टैग क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट करिए। तो हमारा आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, शैल वी। तो यहां तो यहीं पर यहाँ पर लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट कर सकता है क्या, तो हमको तो लगता है कि सही है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट कर सकता नहीं है, यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यहाँ किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे लेट्स लगा हुआ है तो उसका क्वेश्चन टैग शैल वी ही बनता है, तो यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, और उस सवाल को जल्दी से करिए। द कमांडो सेड, कमांडो कहा, हुर्रा वी हैव ओन द वॉर, हम लोग वार जीत चुके हैं। सो द कमांडो जो है वो क्या है, खुश है। द कमांडो एक्सक्लेम्ड दैट दे हैड ओन द वार, ये होगा, या फिर द कमांडो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो हुर्रे का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर वो खुश है ना, तो उस चीज को दिखाएगा ना कि द कमांडो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड ओन द वार, या फिर द कमांडो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड ओन द वार, या फिर द कमांडो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड ओन द वार। क्या सही हो सकता है प्यारे बच्चों, द कमांडो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे ओन द वार। अच्छा, अब यहाँ पर हैव लगा हुआ है, तो हैव तो हेड में बदलता है, तो हेड की तो आवश्यकता है हमारे पास, तो ये नहीं होगा हमारा। उसके बाद ये हमारा बिल्कुल पूरी तरह से सही है, क्योंकि यहाँ पर ही लगा हुआ है, और वी के अनुसार जब आप बदलेंगे तो कमांडो के लिए तो ही है, लेकिन वी के लिए यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, दे आना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो 4 होगा। और ये यहाँ पर तो जॉय लिखा ही नहीं है, ऑलरेडी ये गलत है। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ता है। नो सूनर, मैंने कल के वीडियो में बताया था, कल के सेट में बताया था कि यदि इधर हार्डली रहे तो उधर वेन होता है, कल पहला क्वेश्चन में। और ये भी मैंने बताया था कि यदि इधर नो सूनर रहे, क्या रहे, यदि नो सूनर रहे तो आगे जो होता है वो क्या लगता है, देन लगता है। तो यहाँ देखो, नो सूनर डिड ही सी हर पैरानॉइड वाइफ, पैरानॉइड वाइफ का मतलब होता है पागल, क्या होता है, पागल पत्नी को अभी मुश्किल से वो देखा भी नहीं था कि वह किसी लड़की के साथ बच के निकल गया। बच कर निकलना इसका मतलब होता है, इसका मतलब बच कर निकलना। तो यहाँ पर देखो वेन लगा हुआ है ना, और मैंने आपको क्या बताया कि नो सूनर लगेगा तो यहाँ पर देन लगेगा। वैसे भी आपको पता है ना कि इधर कंपैरेटिव डिग्री, तो उसके लिए देन लगना बहुत आवश्यक होता है। तो एरर हमारा कहां पर है भाई,
एरर कहां पर है, कहां पर है, तो वेन यहां नहीं होगा, वेन के जगह पर क्या होगा प्यारे बच्चों, देन होगा, यानी हमारा इस पार्ट में एरर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है मिड रेंजेज मिसाइल्स हैज स्टील लोडर्स विद एक्सट्रीम रेंजेज ऑफ 50 to 100 किलोमीटर। जो मिड रेंज का मिसाइल होता है उसके पास हैज स्टील लोडर, ये स्टील लोडर, सो स्टील को लोड करते हैं विद एक्सट्रीम रेंज ऑफ तकरीबन 50 से 100 किलोमीटर तक लेकर के वो मतलब लोड करके उड़ सकते हैं। तो मिड रेंज मिसाइल्स यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब है, ये तो गलत है। हैज के साथ क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, हैज के जगह पर हैव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिसाइल्स है, एक से साथ ज्यादा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब हैव होना चाहिए। यानी कहां पर हमारा एरर है प्यारे बच्चों, फोर्थ पार्ट में हैज नहीं होगा, हैज के जगह पर क्या होगा, हैव होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन द आइस, खुद ही सोचो ना, ऑन थीन आइस, पतले, तुम पतले बर्फ पर चलोगे तो क्या है, वो नैरो पाथ है, पतला पाथ होगा, या रिस्की सिचुएशन हो गया, टू बी साइलेंट हो गया, स्नो कवर्ड माउंटेन होगा। तो यदि तुम चलोगे पतला वाले आइस पर, यानी गिरने की संभावना, यानी कि कैसे संभावना है, रिस्की सिचुएशन है। तो याद रखना ऑन थीन आइस का मतलब होता है रिस्की सिचुएशन। ऑप्शन हमारा सेकंड। अगला है वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो गलती ही नहीं करता है उसको बोलते हैं क्या, इनफेलिएबल, जो कभी गलती ना करे, जो कभी गलती ना करे, इनफेलिएबल। इनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है, फिर आंसर हमारा फर्स्ट है, आंसर हमारा फर्स्ट है। इनलाइटमेंट का मतलब होता है शिक्षा, ओरिजिनल शिक्षा, एक्चुअल शिक्षा। जैसे कि गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, जो बड़े बड़े साधु महात्मा को जो शिक्षा प्राप्त होता है उसको इनलाइटमेंट बोला जाता है। प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, जो प्रैक्टिकल है, जो एक्चुअल है, व्यवहारिक। और ओमनीपोटेंट का मतलब जो कुछ भी कर सकता है, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। और तुम हो मेरे प्यारे बच्चों, तुम सर्वशक्तिमान हो, और तुमसे ये एग्जाम बहुत छोटा मोटा चीज है, तुम बहुत निकालने वाले हो, और वैसे भी मैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए आपके साथ हूं। इंटिमिडेट, इंटिमिडेट का मतलब डराना, धमकाना, और फ्राइटन का भी मतलब क्या होता है, डराना, धमकाना। हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब, ब्लफ का मतलब धोखा देना, चीट करना होता है। हार्म का मतलब चोट पहुंचाना होता है, और इन्फॉर्म का मतलब बताना होता है, कोई चीज इन्फॉर्म कर दिया यानी बता दिया। हमारा आंसर फ्राइटन, क्योंकि यहाँ पर क्लोजेस्ट मीनिंग ढूंढ रहा था, क्लोजेस्ट, डराना। अब डराना का मतलब धोखा, आपको लग रहा क्लोज, लेकिन ज्यादा क्लोज कौन है, फ्राइटन। ओके। राइपेरेंट का मतलब होता है नदी का, नदी के बगल का भाग, जो नदी के अगल बगल जो खाली एरिया होता है ना, उसी को बोलते हैं बगल का भाग। तो उसे सेम मीनिंग कौन होगा, सेम मीनिंग कौन होगा, हेवनली का तो मतलब स्पेस से रिलेटेड जो प्लेस होता है, स्पेस से रिलेटेड प्लेस होता है, उसको बोलते हैं हेवनली बॉडीज। कोस्टल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो समुद्री भाग होता है, कोस्टल एरिया, एरिया ऑफ सी, समुद्र के अगल बगल के भाग को कोस्टल एरिया बोलते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब होता है दो महादेशों के बीच की बात। और ओआसिस का मतलब क्या होता है कि जहां केवल मरुस्थल हो, और मरुस्थल में, मरा हुआ स्थल में कहीं कहीं पानी जब आपको दिखता है, कहीं कहीं क्या दिखता है, पानी, पेड़ पौधा, उस जगह को क्या बोलते हैं, ओआसिस बोलते हैं। यानी कि इससे रिलेटेड जो होगा, इससे रिलेटेड जो वर्ड होगा प्यारे बच्चों, वो कौन होगा, कोस्टल होगा। क्योंकि यह भी नदी के अगल बगल का भाग, और कोस्टल मतलब भी क्या होगा, समुद्र के अगल बगल का भाग। तो ज्यादा नजदीक कोस्टल है वो तो स्पेस का हो गया। ये दो महादेशों के बीच का भाग हो गया, दो महादेश के बीच का भाग। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आंसर हमारा सेकंड हो। आइए आगे बढ़ते। The hostel warden said to the inspector, Rahul arrived on Sunday from the holiday. hostel warden ने इंस्पेक्टर से कहा, तो क्या होगा,
The hostel warden told the inspector. 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 तो भाई सही है, बड़ा फास्ट अच्छा चल रहा है। फिर दैट हो गया, फिर दैट हो गया, फिर दैट हो गया, फिर दैट हो गया। मेन मामला यहीं से आएगा। राहुल अराइव्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। राहुल के बाद हेड लगना चाहिए, इसमें नहीं है। राहुल के बाद हेड लगना चाहिए, इसमें नहीं है। राहुल के बाद हेड इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। यानी हमारा करेक्ट आंसर जो प्यारे बच्चों जो होगा वो कौन होगा? हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? थर्ड नंबर होगा, क्योंकि इन सब में हेड की आवश्यकता थी, लेकिन इसमें और इसमें नहीं था, केवल इसमें था हेड। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। रियल योगी, जो वास्तव में योगी है, इज वन, वो व्यक्ति है जो हु इज डैश टू हैप्पी डैश टू सैड इन एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में न ज्यादा खुश होने वाला और न ज्यादा दुखी होने वाला व्यक्ति ही वास्तव में जोगी कहलाता है। तो जब दोनों में ना का सेंस है तो पहले नीदर का इस्तेमाल होता है और उसके बाद नॉर का इस्तेमाल होता है। पहले नीदर फिर नॉर। सो क्या हो जाएगा? अ रियल योगी इज द वन हु इज नीदर टू हैप्पी नॉर टू सैड इन एनी सिचुएशन। प्यारे बच्चों, मेरा मेहनत आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज वीडियो को देखें, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है और भविष्य में इससे और बेहतर कंटेंट और वो अलग से स्पेशल वर्ड्स की व्यवस्था, अलग से एरर्स का अलग से रूल्स, जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है उसके लिए हम लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं ताकि आपके लिए एग्जाम को आसान बनाया जा सके। आप अब तक जुड़े हुए हमारे साथ यहाँ तक आए, इस लास्ट क्वेश्चन तक आपने इसको रिवाइज किया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, प्यार देता हूँ कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्द आप सफलता के सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।